हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है दैट इज अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन को देखें, द डेफिनेशन, इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट जिसे हम स्पर्म बोलते हैं एंड फीमेल गैमीट जिसे हम ओवम बोलते हैं टू फॉर्म अ ज़ायगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है जब मेल गैमीट यानी कि स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ और फीमेल गैमीट यानी कि एग या ओवम आपस में जब ये मिलते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं जायगोट। और ये जो जायगोट है अल्टीमेटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होता है। तो फर्टिलाइजेशन का अगर हम मकसद देखेंगे बेसिकली, तो इसका जो एक एम है वो है एक तरीके से जो नई स्पीशीज है उसको आगे कंटिन्यू करना। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये होता कहाँ है, तो इट टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द सेंटर यूट्रस है, यूट्रस आगे जाके कंटिन्यू कर रहा है सर्विक्स में और जो कि कंटिन्यू कर रही है वजाना में। अब यूट्रस के ये जो दोनों एंड्स हैं ये लीड करते हैं इनटू अ लॉन्ग ट्यूब जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं या फिर यूट्राइन ट्यूब बोल सकते हैं या फिर ओविडक्ट बोलते हैं, है ना। तो ये पेयर्ड ट्यूब्स होती हैं। ये जो ट्यूब्स हैं इसके एंड में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट जिसे हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ये जो आप ये वाला पोर्शन दिख रहे हैं जो कि फनल शेपेड का है जिसमें कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इसे हम फिम्ब्रेटेड एंड बोलते हैं। आगे जाके ये कंटिन्यू करता है लॉन्गेस्ट पार्ट में और वाइडेस्ट पार्ट में जिसे हम एम्पुला बोलते हैं। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर आता है इस्थमस, और जो और आगे का जो स्ट्रक्चर है इसको हम इंटरस्टिशियल पार्ट या फिर इंटरम्यूरल पार्ट बोलते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है इट टेक प्लेस इन द एम्पुला विच इज द लॉन्गेस्ट एंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो हम पूरी प्रोसेस को बेसिकली 3 स्टेप्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पर एम्पुला पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और ये फर्टिलाइज होने के लिए यहाँ पर स्पर्म का और ओवम का दोनों का होना जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया, ये जो ओवा है, ओवम यहाँ पर आना है ना, एम्पुला के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम किस तरीके से आता है हम पहले ये देखेंगे। दूसरा स्टेप है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वजाइना टू द फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पर एम्पुला में स्पर्म्स का भी पहुंचना है, तो वजाइना के थ्रू स्पर्म्स का एम्पुला में पहुंचना, दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। और फिर तीसरा जो स्टेप है कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है और क्या क्या स्टेप्स उसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे और जो पहला पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte और ओवम। तो हमने ओव्यूलेशन का जो टॉपिक है ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वैसे भी यहाँ पे मैं ब्रीफ कर देती हूँ, है ना। तो ये ओवरी है, ओवरी में हर मंथ एवरी 28 डेज देर इज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। बहुत से फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, उनका साइज बढ़ता जाता है, मेच्योर होते हैं और मेच्योर होने के बाद में ये जो फॉलिकल हैं ये रप्चर होते हैं और रप्चर होने के बाद में इनमें से जो ओवम है जिसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं ये निकलकर एब्डोमिनल कैविटी में आता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या हो गया, रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब ओवम इज रिसीव्ड बाय द फिम्ब्रेटेड एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जैसे ही ये ओवम निकलकर बाहर एब्डोमिनल कैविटी में आया, इट इज इमीडिएटली टेकन अप बाय द, आप देख रहे हैं ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो तुरंत ये क्या होता है, फिम्ब्रेटेड एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब के द्वारा इट इज टेकन अप, है ना, ये ले लिया जाता है। Cilia of fallopian tube beat and propel ovum towards the uterus under the effect of estrogen. अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और जो सीलिया का जो मूवमेंट है ये कैसा होता है, दे बीट टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो ओवम रिलीज हुआ है अब इसको एम्पुला तक पहुंचाना है, तो वो कौन करेगा, तो सीलिया के अंदर मूवमेंट्स होते हैं और इन मूवमेंट के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक तरीके से ओवम को आगे धकेलने का काम करते हैं टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी। तो ये अब कहाँ आ गया, ये एम्पुला के अंदर आ गया।
अब ये जो ओवम है इसको नरिशमेंट भी चाहिए, तो ओवम रिसीव्स नरिशमेंट फ्रॉम द सिक्रीशंस प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर जो म्यूकोजा होती है, इसकी जो लाइनिंग है, ये इस ओवम को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। During each menstrual cycle, a female release one egg from one of her ovaries. तो ओवरीज पेयर्ड होती हैं, तो एवरी मंथ एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है, ऑल्टरनेट होता है। अगर इस मंथ इस ओवरी ने रिलीज किया तो नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी से ओवम रिलीज होगा। लेकिन ये जो ओवम है सिर्फ एक ओवम ही रिलीज होता है। एंड वन ओवम रीच एम्पुला, तो एक ओवम रिलीज हुआ है, ओवुलेट हुआ, तो एक ओवम है वो ही एम्पुला तक जाता है। अब ओवम रिलीज इज अ सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय अ ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। ये जो ओवम है एक्चुअली में ये सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो चुका है और इसके आजू बाजू में एक ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती है, जिसे हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। अब ये जो जोना पेलुसिडा है इसके अराउंड कुछ और सेल्स हैं जो कि इसको सराउंड करते हैं, जिन्हें हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। द सेल्स सराउंडिंग द जोना पेलुसिडा आर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम सर्वाइव्स ओनली 12 to 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन हो गया और ओवम आ गया एम्पुला के अंदर। अब इसकी अगर हम लाइफ स्पैन देखें इस ओवम की, तो ये 12 से लेके 24 आवर्स तक ये सर्वाइव कर सकता है। मीनवाइल अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और अगर स्पर्म नहीं मिलता तो ये जो ओवम है ये डिजेनरेट कर जाएगा और फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ में इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो पहला स्टेप दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वजाइना टू द फैलोपियन ट्यूब। किस तरीके से जो स्पर्म्स हैं वो वजाइना के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए डिस्चार्ज ऑफ सीमन आउट ऑफ द मेल यूरेथ्रा इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड एजैकुलेशन। एजैकुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से फीमेल की वजाइना के अंदर मेल यूरेथ्रा के द्वारा सीमन का डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजैकुलेशन। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर, है ना, इस डायग्राम को देखें, ठीक है। तो ये जो वजाइना है, एजैकुलेशन के बाद में बहुत से जो स्पर्म्स हैं ये इस तरीके से ये वजाइना के अंदर दे ट्रैवल, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एजैकुलेशन। अब अगर हम सीमन को देखें तो सीमन के दो पार्ट्स हैं, सेमेनल प्लाज्मा जो कि 90% है एंड स्पर्म्स जो कि 10% है। सीमेनल प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है जो कि एक तरीके से मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर स्पर्म्स स्विम करते हैं और आगे फर्दर वजाइना से यूट्राइन कैविटी में जाते हैं। फ्रक्टोज है जो कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। फाइब्रिनोजन है जो कि क्लॉटिंग का काम करता है। अब इसका क्या मतलब है, अब आप ये देखिए, जब एजैकुलेशन के बाद में स्पर्म्स वजाइना के अंदर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो सीमन है उसके अंदर क्लॉटिंग होती है, सीमन थिक हो जाता है, क्योंकि ये जो स्पर्म्स हैं थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर वजाइना के अंदर प्रेजेंट हों और वो वजाइना से बाहर ना निकल पाएं। तो थोड़ी देर के लिए क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है विच इज डन विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोजन, और थोड़ी देर के बाद में फाइब्रिनोलाइसिन इस क्लॉट को डिसॉल्व करता है, क्योंकि अगर ये थिक ही रहेगा तो स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है ये पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो अब ये जो फाइब्रिनोलाइसिन है ये जो क्लॉट बना है इसको डिसॉल्व करेगा, और अब ये जो स्पर्म्स हैं इस तरीके से यूट्राइन कैविटी से ये होते हुए दे रीच द एम्पुला, ठीक है। फिर इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। अब अगर ये जो स्पर्म्स हैं इनको वहां तक एम्पुला तक जाना है तो यूट्रस भी अपना कॉन्ट्रैक्शन करता है और स्पर्म्स को ये धकेलने का काम करता है, कहाँ, ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इनका रोल है। देन म्यूकस है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, जो बफर्स हैं जो कि एक तरीके से पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक। अब हम स्पर्म्स को देखेंगे तो स्पर्म्स के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, है ना। तो ये डायग्राम देखिए स्पर्म का, ये एक बड़ा सा हेड है, उसके बाद में कंस्ट्रक्टेड नेक, देन बॉडी एंड देन टेल।
तो ये जो हेड है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इस हेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद में ये कैप शेप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज नोन एज एक्रोसोम। और एक्रोसोम की खास बात यह है कि इस एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करता है उसमें ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं। तो कई एंजाइम्स होते हैं, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फर्टिलाइजेशन में वो है हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन। तो ये एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में एक न्यूक्लियस होता है, और ये जो न्यूक्लियस है ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, और इसी के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्पर्म्स हैं ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं, यानी कि दे विल कैरी द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। n स्टैंड्स फॉर हैप्लॉइड एंड 2n स्टैंड्स फॉर डिप्लॉइड। फिर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। जो टेल है एक तरीके से फ्लैजेलम होती है जो कि स्पर्म्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अब 2 से 5 ml सीमन पर एजैकुलेशन, अगर हम सीमन की क्वांटिटी देखें तो पर एजैकुलेशन लगभग 2 से 5 ml सीमन रिलीज होता है, जिनमें 40 से 300 मिलियन स्पर्म्स पर ml। 1 ml के अंदर लगभग 40 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। Billions of sperms travel up to uterine cavity, but only 50 to 100 viable sperms reach ampulla। हम ये कह रहे हैं लगभग मिलियन ऑफ स्पर्म्स हैं जो कि पूरा वजाइनल ट्रैक्ट को क्रॉस करते हुए, यूट्राइन ट्रैक्ट को क्रॉस करते हुए ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 50 से लेकर सिर्फ 100 वायबल स्पर्म्स हैं जो कि इस एम्पुला तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब सर्वाइकल म्यूकस इज पेनिट्रेटेड बाय मोस्ट मोटाइल स्पर्म्स। अब ये जो सर्विक्स है, इस सर्विक्स के आसपास भी सर्वाइकल म्यूकस का प्लग होता है। तो जो मोस्ट मोटाइल स्पर्म है वो इस सर्वाइकल म्यूकस के प्लग को तोड़ता है और आगे की तरफ यूट्राइन कैविटी की तरफ बढ़ता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन द यूट्राइन कैविटी इज हेल्प्ड बाय, अब ये जो स्पर्म्स का जो मूवमेंट हो रहा है यूट्राइन कैविटी में, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जो कुछ हार्मोन्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। Estrogen, it makes the cervical mucus thin। अब सर्विक्स से भी म्यूकोजल सिक्रीशंस होता है, तो जो ईस्ट्रोजन है ये जो सर्वाइकल म्यूकस है इसको थिन करने का काम करता है, क्योंकि ये थिन होगा तभी तो स्पर्म्स का मूवमेंट हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, स्पर्म्स मूव ही नहीं कर पाएंगे, स्पर्म्स के अंदर मोटिलिटी नहीं होगी। तो ये जो सर्वाइकल म्यूकस है ये जो थिन करने का काम, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाएगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है जो कि फीमेल के अंदर रिलीज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये बेसिकली क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये स्पर्म्स को आगे की तरफ यूट्राइन कैविटी की तरफ प्रोपेल करने का काम करता है। स्पर्म्स कैन लिव इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अप टू 5 days। तो स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगभग 5 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन जो ओवा है वो लगभग 12 से लेके 24 घंटे तक ही सर्वाइव कर सकता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। अब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब ये डिस्कस कर लिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वजाइना टू द फैलोपियन ट्यूब ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले एक स्थिति ये हो सकती है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, इफ स्पर्म्स एंड ओवम डज नॉट मीट एट एम्पुला, they eventually degenerate and are expelled from the female body through vaginal discharge or menstrual blood। अब ऐसी स्थिति हो सकती है कि एम्पुला के अंदर ओवम हो और उस समय में स्पर्म ना हो, या फिर एम्पुला के अंदर स्पर्म हो और उस समय में ओवम ना हो। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि स्पर्म्स और ओवम आपस में मीटअप नहीं करते एम्पुला पे, तो वो धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाएंगे, दे विल डाई, और फिर वो फीमेल बॉडी से वजाइनल डिस्चार्ज या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड के माध्यम से दे विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द फीमेल बॉडी, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, तो कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर आप देखें, द जोना पेलुसिडा कंटेन रिसेप्टर्स फॉर बाइंडिंग विद स्पर्म्स, मेनी स्पर्म्स अटैच टू जोना पेलुसिडा। यहाँ पर आप एक डायग्राम देखें, ये जो डायग्राम है दिस इज द ओवम, ये ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओवम को सराउंड कर रहा है एक लेयर दैट इज जोना पेलुसिडा।
इस जोना पेलुसिडा के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहां पर जो स्पर्म्स हैं ये बाइंड करते हैं। जोना पेलुसिडा को सराउंड करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। अब पहला स्टेप क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप जो कि फर्टिलाइजेशन के अंदर पहला स्टेप होगा उसको हम बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। अब ये क्या होता है, बायोकेमिकल चेंजेस दैट अकर इन स्पर्म टू बिकम केपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग एन एग। ये जो स्पर्म है इसके अंदर कुछ इस तरीके के बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं कि अब जब तक ये चेंजेस नहीं होंगे तब तक ये जो स्पर्म है इट इज नॉट केपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये वाला जो स्पर्म है आप देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ सब्सटेंसेस अटैच होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स यहाँ पर हट जाते हैं और अब ये जो स्पर्म है दिस स्पर्म इज केपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। तो अब ये जो स्पर्म है ये क्या, ये नॉन केपेबल है एंड दिस इज केपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल और कुछ प्रोटीन्स हैं वो इसके हेड से रिमूव हो गए, ठीक है। रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, जो कि अपन ने अभी पढ़ा, स्पर्म बिकम्स मोर एक्टिव एंड मोटाइल। तो अब ये जो स्पर्म क्या हो गया, और ज्यादा एक्टिव हो गया और ज्यादा मोटाइल हो गया। स्पर्म अटैच टू कोरोना रेडिएटर सेल्स एंड रिलीज एंजाइम हाइलुरोनिडेज। अब जो पहली लेयर है स्पर्म्स को अगर ओवम तक जाना है तो इसको दो लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। जो बाहर वाली लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा की और जो अंदर वाली लेयर है वो है जोना पेलुसिडा की। तो अब ये जो स्पर्म का हेड है ये क्या करेगा, ये देखें आप यहाँ पर, ये कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगा जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज, है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्म पेनिट्रेशन। तो स्पर्म ने क्या करा, स्पर्म ने पेनिट्रेट किया, किसको पेनिट्रेट किया, कोरोना रेडिएटा की लेयर को पेनिट्रेट किया। इसके जो एंजाइम्स हैं स्पर्म्स ने रिलीज किया हाइलुरोनिडेज और इसने जो कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं इनको क्या किया, इनको डिसॉल्व करने का काम किया, ठीक है। स्पर्म प्रोटीन बाइंड विद द रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ जोना पेलुसिडा फॉलोड बाय एक्रोसोमल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन तो डिसॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये मेम्ब्रेन यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, ये मेम्ब्रेन हट गई। अब जो स्पर्म्स हैं ये जो नेक्स्ट लेयर है उस पे जाएंगे, वहां पर अटैच होंगे, इसके रिसेप्टर से ही अटैच होंगे। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, इस रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करेंगे और यहाँ पर देयर विल बी एक्रोसोमल रिएक्शन। इस एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ एक्रोसोम विद रिलीज ऑफ एंजाइम एक्रोसिन। तो अब ये जो है एक्रोसोम टूटेगा और इसके अंदर का जो एंजाइम है स्पर्म रिलीजिंग एक्रोसिन, तो ये एक्रोसिन रिलीज हुआ, इसने जोना पेलुसिडा की लेयर को क्या किया, एक तरीके से डिसॉल्व किया एंड फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू जोना पेलुसिडा। तो अब स्पर्म ने जो सेकंड लेयर है उसको भी क्रॉस कर दिया और कहाँ पे आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम पे। तो स्पर्म पेनिट्रेशन क्या होता है, स्पर्म पेनिट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो स्पर्म के हेड के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं ये कोरोना रेडिएटा को, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करते हैं और फाइनली अपने अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ओवम के अंदर ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्म पेनिट्रेशन। Once sperm reach the plasma membrane of ovum, as it touches the plasma membrane, there occur change in membrane potential of ovum which prevent the entry of other sperm. जैसे ही अब स्पर्म ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया तो एक यहाँ पर बेसिकली हम ये देख सकते हैं कुछ चेंजेस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर ये चेंज होता है और दूसरे स्पर्म्स को एक तरीके से क्या कर देता है, उनको प्रिवेंट करता है फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म्स। अगर एक स्पर्म ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच किया तो ये दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को रोक देता है, ठीक है। तो ये चेंज यहाँ पर देखने को मिलता है। देन स्पर्म डिलीवर द एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू ओवम एंड दे फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ायगोट। तो यहाँ डायग्राम में देखें, अब ये जो इसके अंदर का जो ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये कहाँ डिलीवर हो गया, इट इज डिलीवर्ड टू ओवम। तो अब ओवम के अंदर पहले इसके अंदर ऑलरेडी एन नंबर है, अब ये स्पर्म का भी एन नंबर आ गया तो एन और एन क्या बन गया 2n, यानी कि अब हैप्लॉइड नंबर इज कन्वर्टेड टू डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम और ये जो है अब इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ज़ायगोट। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में अल्टीमेटली हम ज़ायगोट फॉर्मेशन तक पढ़ते हैं। इसके जो बाद की प्रोसेस है दैट इज इम्प्लांटेशन,
जिसमें कि ये जो जायगोट है यूट्राइन कैविटी के अंदर जाकर इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।